नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है डेवलपमेंट ऑफ साइंस ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। और ये फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री का जो पहला जो पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स साइंस एंड लिटरेचर ड्यूरिंग मौर्य एंड गुप्ता पीरियड, उसका ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले सारे जो पॉइंट्स हैं, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग मौर्य पीरियड, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में हम डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसी क्रम में अकॉर्डिंग टू सिलेबस आज ही हमारा लास्ट वीडियो है पहले पॉइंट का, डेवलपमेंट ऑफ साइंस, जिस पर हम विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। और कौन से काल के विज्ञान की हम चर्चा करेंगे? गुप्तकालीन विज्ञान के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे हर टॉपिक से पहले हमने आपसे चर्चा करी है पिछले प्रश्न पत्रों में पूछे गए प्रश्नों पर, कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से पिछले प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न पूछा गया तो किस तरह से पूछा गया था और उसका आंसर क्या था, उसकी जो नेचर है, जो टाइप ऑफ द क्वेश्चन है वो किस तरह का था, उस पर जिस तरह से हम चर्चा करते हैं। तो आज का जो इस टॉपिक है उस टॉपिक से जो प्रश्न पूछा गया था वो इस तरह का प्रश्न था। और इस टाइप के प्रश्न पर चर्चा मैंने साहित्य के पोर्शन को जब आपसे मैंने चर्चा की थी, यानी लिटरेचर का जो पोर्शन हमने पढ़ा था गुप्तकालीन, वहाँ पर भी बताया था कि साहित्य से जो प्रश्न बन सकता है वो ज़्यादातर इस तरह से बन सकता है कि जो एक तरफ लेखक का नाम आ सकता है और दूसरी तरफ उसकी रचना का नाम आ सकता है। और जिस तरह से इसमें पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ 4 लेखक हैं, एक तरफ 4 रचनाएं हैं, तो आपको उस युग्म को छांटना है जो सही नहीं है, यानी उस रचनाकार की रचना नहीं है। या फिर इस तरह से भी पूछ सकता है, जैसे इस तरफ ये संख्या दे करके और इस तरफ कूट दे करके और कूट चयन भी वो करवा सकता है। तो उस तरह के प्रश्नों में हमें डिटेल से इन चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, तभी ये प्रश्न हमारे सही होते हैं। तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि लिटरेचर में हमने पढ़ा था कि देवी चंद्रगुप्त जो रचना है वो विशाख दत्त की है, और पाल काव्य जो रचना है वो हस्तायुर्वेद, यानी आज विज्ञान का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे हाथियों के आयुर्वेद यानी हाथियों की चिकित्सा से संबंधित एक ग्रंथ लिखा गया है जो पाल काव्य द्वारा लिखा गया है, तो ये भी सही है। और पंच सिद्धांत जो रचना है वो भी वराह मीर के, इसलिए ये भी सही है। और लघु जातक जो रचना है वो भी वराह मीर के, इसलिए ये जो युग्म है आर्यभट्ट, ये गलत है। और मैं आर्यभट्ट की चर्चा करूं तो आर्यभट्ट की एकमात्र रचना हमें गुप्त काल की मिलती है जिसका नाम है आर्यभट्टियम। तो इस तरह से मैंने बिल्कुल कंप्लीट व्याख्या के साथ इस प्रश्न पर आपसे चर्चा करी है कि आर्यभट्ट की रचना कौन सी है और लघु जातक जो है किसकी रचना है और किस तरह के इस टॉपिक में से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब चलते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा जो पॉइंट है वो है गुप्तकालीन विज्ञान। तो गुप्त काल में न केवल कला और विज्ञान का विकास हुआ, यहाँ साहित्य लिखना है आपको क्योंकि विज्ञान तो आज का हमारा टॉपिक ही है। तो गुप्त काल में न केवल कला और विज्ञान का विकास हुआ बल्कि विज्ञान का विकास भी इनसे पीछे नहीं रहा। तो जिस तरह से हमने देखा कि गुप्त काल में कला जो है अपने चरमोत्कर्ष पर थी और साथ ही साथ जो साहित्य है वो भी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। तो इस पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि ये परीक्षा में पूछा जाएगा, ये केवल भूमिका बनाने के लिए मैंने इस पॉइंट को लिखा है कि जिस तरह से गुप्त काल में कला और साहित्य ने अपना चरमोत्कर्ष प्राप्त किया उसी तरह विज्ञान भी इनसे पीछे नहीं रही, यानी विज्ञान ने भी अपना पूर्ण विकास गुप्त काल में किया। अगला जो पॉइंट है वो है कि आर्यभट्ट प्रथम, वराह मिहिर, भास्कर प्रथम, ब्रह्मगुप्त आदि गुप्त काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं। और जिस तरह से हमने देखा है कि विज्ञान की दृष्टि से भी गुप्त काल बहुत ही प्रमुख काल रहा है, तो सबसे पहली जो चीज़ हमें याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि गुप्त काल में कौन कौन से व्यक्ति हैं जो वैज्ञानिक के रूप में हमारे सामने उभर कर आते हैं। तो उन चारों के नाम आपको याद रखना, एक तो है आर्यभट्ट, दूसरे का नाम है वराह मिहिर, तीसरे का नाम है भास्कर प्रथम और चौथे का नाम है ब्रह्मगुप्त। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक है,
तो आगे जो हम पढ़ेंगे वो इन्हीं के बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे, ताकि इनसे संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्न हमारा गलत ना हो। तो सबसे पहले हमारे गुप्त काल के वैज्ञानिक हैं आर्यभट्ट। इनका जो जन्म है वो 5वीं शताब्दी में हुआ था, और जो स्थान की बात करें तो इनका जो जन्म है वो कुसुमपुर पटना में हुआ था। प्रथम बार ज्योतिष शास्त्र से गणित शास्त्र को अलग किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्योतिष शास्त्र से गणित शास्त्र को अलग करने वाले प्रथम वैज्ञानिक या प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो हमारा वहाँ पर जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। क्योंकि इससे पहले ज्योतिष शास्त्र और गणित को हम एक साथ पढ़ते थे, एक ही ग्रंथों में इनकी चर्चा होती थी, लेकिन आर्यभट्ट ने बहुत ही इस क्षेत्र पर मेहनत करके और दोनों को अलग अलग विज्ञान बना दिया। ज्योतिष विज्ञान को अलग कर दिया और गणित को यहाँ से अलग कर दिया। तो ये अलग करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? आर्यभट्ट को। आर्यभट्ट ने स्थापित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्र ग्रहण होता है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के बारे में जो प्रथम जानकारी भारतीय वैज्ञानिक द्वारा दी गई, वो जानकारी भी आर्यभट्ट द्वारा दी गई। और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की जो जानकारी है वो भी आर्यभट्ट के द्वारा ही हमें दी गई। तो यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है वो यही बन सकता है कि गुप्त काल के किस वैज्ञानिक ने चंद्र ग्रहण और पृथ्वी घूर्णन की जानकारी हमें प्रदान की है। तो वहाँ पर भी हमें जिस व्यक्ति का नाम रखना है वो है आर्यभट्ट। तो सरल सरल पॉइंट है, लेकिन इनको आपको याद रखना है। अब हम चर्चा करते हैं कि आर्यभट्ट की रचना कौन सी है। तो आर्यभट्ट की एकमात्र कृति हमारे सामने उपलब्ध होती है, जिसका नाम है आर्यभट्टियम। इसी का अपर नाम है आर्य सिद्धांत। तो यहाँ से आपका जो प्रश्न है आर्यभट्टियम से भी आ सकता है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि आर्य सिद्धांत किसकी रचना है। तो दोनों एक ही रचना के नाम है, और इसके जो रचनाकार हैं वो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के 4 भाग हैं, तो भाग भी आपको याद रखना है कि आर्यभट्टियम के कितने भाग हैं। तो आर्यभट्टियम के कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट है। कौन कौन से हैं? तो पहला जो पार्ट है वो है 10 गीति का या गीति पाठ। इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो थोड़ा सा यहाँ पर मैंने लिखा है पृथ्वी भ्रमण से संबंधित। तो यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वो यही बनेगा कि आर्यभट्टियम के कितने भाग हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो ये है कि पृथ्वी भ्रमण से संबंधित जानकारी आर्यभट्टियम के कौन से पार्ट से हमें प्राप्त होती है। तो हमारा जवाब हो जाएगा गीतिपाद या 10 गीतिका से। दूसरा जो आर्यभट्टियम का भाग है वो है काल क्रियापाद, ये ज्योतिष से संबंधित है। तीसरे पार्ट की बात करें तो गणित पाद है। इसमें अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और चौथा पार्ट है गोलपाद, इसमें ग्रहों की गति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह से आर्यभट्टियम के 4 पार्ट हैं। चारों के नाम और उनका जो वर्णित विषय है वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। इन्होंने पाई का मान दिया, यानी सर्वप्रथम पाई का जो मान दिया वो भी आर्यभट्ट ने ही दिया। आर्यभट्टियम के सिद्धांतों पर भास्कर प्रथम ने टीकाएं लिखी। तो अभी हमने देखा था कि गुप्त काल में 4 प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं, उनमें से एक वैज्ञानिक रहे हैं भास्कर प्रथम। तो उन्होंने जितने भी जो ग्रंथ लिखे वो आर्यभट्टियम के सिद्धांतों पर टीका ग्रंथ लिखे। टीका ग्रंथ का मतलब होता है किसी पूर्ववर्ती रचनाकार के सिद्धांतों या रचना को लेकर के उसकी अपनी तरह से व्याख्या करना ही टीका कहलाती है। तो भास्कर प्रथम ने स्वतंत्र ग्रंथ ना लिख करके और आर्यभट्टियम के सिद्धांतों पर ही टीकाएं लिखी है, और इन्हीं टीकाओं की वजह से ये प्रसिद्ध रहे हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि भास्कर प्रथम की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो भास्कर प्रथम की रचनाओं के बारे में बात करें तो महाभास्करीय, लघु भास्करीय, भास्करीय और भाष्य, इनकी 4 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर आप महाभास्करीय भी पढ़ सकते हैं, और कहीं कहीं पर लघु भास्करीय जैसे लिखा हुआ है वैसे महाभास्करीय भी आप इसको पढ़ सकते हैं। लास्ट में ये न होकर के और इसको इस तरह से भी लिखा हुआ हमें प्राप्त होता है। बात एक ही है, दोनों नामों से आपको इसको याद रखना है। भास्कर प्रथम की प्रमुख रचनाएं हैं। तो यहाँ पर हमने 2 वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी कंप्लीट कर ली है।
भास्कर प्रथम को मैंने संख्या नहीं दी है, जिस तरह से आर्यभट्ट को मैंने 1 नंबर संख्या दी है, वराहमिहिर को 2 दी है, क्योंकि भास्कर प्रथम की जो रचना है वो मैंने आपको बता दी है कि आर्यभट्ट के सिद्धांतों पर ही वो रचनाएं लिखी गई है। तो यहाँ पर सिर्फ रचनाओं के नाम आपको याद रखना है कि ये रचना किसकी है, क्योंकि पिछली परीक्षा का प्रश्न आपने स्टार्ट में ही देखा है, रचना और रचनाकार से संबंधित ही प्रश्न वहाँ पर पूछा गया है। दूसरे हमारे गुप्तकालीन जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं उनका नाम है वराहमिहिर। इनके प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो वराहमिहिर के प्रमुख ग्रंथ है पंच सिद्धांतिका, उरहत संहिता, उरहत जातक, लघु जातक, विवाह पटल और योग यात्रा। तो जो हमने प्रश्न देखा था उनमें 2 रचनाओं से प्रश्न पूछे गए थे। पंच सिद्धांतिका के सामने वराहमिहिर का नाम था और लघु जातक के नाम वृहत जातक के सामने जो नाम था वो था आर्यभट्ट का। तो ये दोनों के दोनों रचनाएं किसकी है? वराहमिहिर की। तो फिर मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि इस पॉइंट से जो प्रश्न बन सकता है वो रचना से संबंधित बन सकता है कि निम्नलिखित रचना कौन से व्यक्ति की है। तो आप अलग से भी पॉइंट बना करके टेबल बना के और रचना और रचनाकारों के नाम याद रख सकते हैं। वराहमिहिर से रिलेटेड जो अगला जो पॉइंट है उसमें है कि वराहमिहिर ने खगोल, ज्योतिष, भूगोल विषयों पर ग्रंथ लिखे। तो वराहमिहिर ने अपने ग्रंथों में किस किस पॉइंट को, किस किस विज्ञान को अपना विषय बनाया? तो वराहमिहिर ने खगोल विज्ञान को, ज्योतिष विज्ञान को और ज्योग्राफी को अपने विषयों पर यानी विषय बनाकर उन पर ग्रंथ लिखे। तो आप देख सकते हैं कि गुप्त काल के जो व्यक्ति हुए हैं वो केवल एक क्षेत्र के वैज्ञानिक नहीं रहे हैं, बल्कि खगोल, ज्योतिष, भूगोल, गणित सभी पर उनकी एक अच्छी कमांड थी। उनमें से वराहमिहिर भी एक थे। वराहमिहिर ने लाठ, प्रद्युम्न, विजयानंदी, सिंह, आर्यभट्ट आदि खगोलविदों की चर्चा की है। तो वराहमिहिर के ग्रंथों को हम देखें तो वराहमिहिर ने अपने ग्रंथों में गुप्तकालीन या गुप्तकाल से पूर्व हुए जो खगोल विज्ञान के जो जानकार हैं, खगोलविद हैं, उनकी चर्चा की है। तो कौन कौन से खगोलविदों की उन्होंने जानकारी दी है अपने ग्रंथों के माध्यम से, तो वो भी हमें याद रखना है। लाट है, प्रद्युम्न है, विजयानंदी है, सिंह है और आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इनकी जो प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं ऊपर हमने देखा था, उनमें 2 रचनाएं हैं। एक है पंच सिद्धांतिका, ये खगोल शास्त्र का ग्रंथ है। तो यहाँ से यही प्रश्न बन सकता है कि वराहमिहिर की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना है जो खगोल शास्त्र के बारे में लिखी गई है या खगोल शास्त्र की जानकारी हमें देती है। तो वहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा पंच सिद्धांतिका। दूसरे इनकी जो फेमस रचना है वो है व्रत संहिता। ये खगोल शास्त्र और वनस्पति विज्ञान का विश्वकोश। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है कि वनस्पति विज्ञान का, खगोल शास्त्र का विश्वकोश कौन सी रचना को कहा जाता है। तो वहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा वराहमिहिर द्वारा रचित लिखी गई व्रत संहिता को खगोल शास्त्र और वनस्पति विज्ञान का विश्वकोश कहा जाता है। तीसरे हमारे गुप्तकालीन वैज्ञानिक रहे हैं ब्रह्मगुप्त। इनका जो जन्म है वो भीनमाल जालौर में हुआ था और इनके प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो ब्रह्म स्फुट इनका प्रमुख ग्रंथ है। नाम याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नाम में भी ब्रह्म आ रहा है और रचना में भी ब्रह्म आ रहा है। वहाँ पर गुप्त है और यहाँ पर है ब्रह्म स्फुट। ब्रह्म सिद्धांत का विवेचन, और इसमें ब्रह्म सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। इन्होंने श्रीसेन, आर्यभट्ट, लाट, विष्णुचंद, प्रद्युम्न आदि की आलोचना की है और इन्होंने अपना जो ब्रह्मस्फुट नामक जो ग्रंथ है इसमें अपने पूर्ववर्ती खगोलविदों, ज्योतिषाचार्यों की बिल्कुल यहाँ पर आलोचना की है। तो किस किस की आलोचना की है कि नाम आपको सरसरी निगाह से याद रखना है। उनमें श्रीसेन है, आर्यभट्ट है, लाट है, विष्णुचंद है और प्रद्युम्न उनमें शामिल किए गए हैं। तो यहाँ तक हमने जो चारों जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे उनकी चर्चा हमने यहाँ पर करी है, उनको पढ़ा है। दूसरा जो प्रमुख विज्ञान रहा है गुप्त काल का वो रहा है चिकित्सा विज्ञान। तो चिकित्सा विज्ञान के बारे में जितने जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है। तो कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको अपन को याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से? तो वाघभट्ट का अष्टांग हृदय, धन्वंतरी का नवनीतिकम,
पशु चिकित्सक पाल काप्य का हस्तायुर्वेद और शालिहोत्र का अश्वशास्त्र प्रमुख चिकित्सा ग्रंथ है। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने यहाँ पर रखा है वो यही रखा है कि गुप्त काल के कौन कौन से ग्रंथ हैं जो हमें चिकित्सा विज्ञान की जानकारी देते हैं और उनके जो लिखने वाले जो रचनाकार हैं कवि वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 ग्रंथ बताए हैं। पहला है अष्टांग हृदय, इसकी जो रचना की है वो वाग्भट ने की है। दूसरा है नवनीतिकम, इसके रचनाकार हैं धन्वंतरी। तीसरा है पाल काप्य, इसकी जो रचना की है हस्तायुर्वेद की जो रचना की है वो है पाल काप्य के द्वारा। और शालिहोत्र ने जो चिकित्सा शास्त्र लिखा है वो लिखा है अश्वशास्त्र पर, यानी घोड़ों से संबंधित। यहाँ पर एक शब्द है हस्तायुर्वेद, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है हस्ती और एक है आयुर्वेद। तो ई के बाद यहाँ पर स्वर आ रहा है, तो आपने हिंदी और संस्कृत में भी पढ़ा होगा कि ई ऊ री री इनके बाद कोई स्वर आ जाता है तो वहाँ पर यण संधि हो जाती है और ई के स्थान पर यह हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यण संधि करके और दोनों शब्दों को जोड़कर लिखा गया है हस्ती आयुर्वेद। हस्ती का मतलब संस्कृत में होता है हाथी, तो हाथियों से संबंधित चिकित्सा का यहाँ पर जिक्र किया गया है। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पाल काप्य ने कौन से पशुओं के ऊपर आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखा, तो वहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा हाथियों पर। और इसी तरह से शालिहोत्र ने कौन से पशुओं पर लिखा, अश्व यानी घोड़ों पर चिकित्सा शास्त्र यानी चिकित्सा ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। तो पहले पॉइंट में प्रमुख चिकित्सा ग्रंथ और उनके लिखने वालों की जानकारी हमने यहाँ पर प्राप्त की है। अगला पॉइंट है कि नागार्जुन गुप्त काल के प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री एवं रसायन शास्त्री रहे हैं या थे। तो गुप्त काल के चिकित्सा शास्त्रियों की बात करें, रसायन शास्त्रियों की बात करें तो उनमें एक प्रमुख नाम आता है नागार्जुन। इन्होंने पारे की खोज की थी। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न बनता है कि पारे की खोज किसने की थी, तो हमारा जवाब हो जाएगा नागार्जुन ने। प्रमुख इनके ग्रंथों की बात करें, क्योंकि हमारा आज का जो पॉइंट है वो प्रमुख पॉइंट यही है कि कौन सी रचना कौन से वैज्ञानिक की रही है। तो नागार्जुन की रचनाओं की बात करें तो सिद्ध नागार्जुन है, योगसार है, आरोग्य मंजरी है, लोह शास्त्र है, रस रत्नाकर है, रसेंद्र मंगल है, आदि नागार्जुन के प्रमुख ग्रंथ हैं। तो इसको भी आप टेबल बना के और याद रखना है। गुप्त काल में धातु विज्ञान की बात करें तो गुप्त काल का जो धातु विज्ञान का भी चरमोत्कर्ष था। मेहरौली का लोह स्तंभ और सुल्तानगंज की तांबे की बुद्ध मूर्ति इसके उत्तम उदाहरण हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि न केवल ज्योतिष विज्ञान का, न केवल खगोल विज्ञान का, न केवल चिकित्सा विज्ञान का विकास हुआ, बल्कि धातु विज्ञान का विकास भी गुप्त काल में अच्छी तरह से हुआ। और इसके उदाहरणों की बात करें तो दिल्ली के मेहरौली का जो स्तंभ है कुतुब मीनार के पास में, वो एक उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि इतने सालों के बाद भी उस पर आज तक जंग नहीं लगी है, बल्कि वो बिना किसी छाया के और बाहर हवा में और पानी में खड़ा हुआ है। बारिश में भीगता भी है, हवा भी लगती है, क्योंकि हमें बताया जाता है कि भीगे हुए लोहे पर जब हवा का संपर्क होता है तो जंग लग जाती है। लेकिन गुप्त काल का ये सर्वोत्कृष्ट नमूना है जिसमें आज तक कोई जंग नहीं लगी है। दूसरे धातु विज्ञान के सर्वोत्कृष्ट नमूने की बात करें तो सुल्तानगंज नामक स्थान से हमें बुद्ध की एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो तांबे से बनी हुई है। दोनों के दोनों गुप्त काल के धातु विज्ञान के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। गुप्त काल में ही वैशेषिक मत ने अणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि अणु सिद्धांत का प्रतिपादन कौन से मत के अधीन हुआ या कौन से दर्शन के अधीन किया गया। तो 6 दर्शनों में, 6 आस्तिक दर्शनों में एक दर्शन है वैशेषिक दर्शन, उसके अंतर्गत अणु सिद्धांत का प्रतिपादन भी गुप्त काल में ही किया गया। गुप्त काल में कुछ भूमि मापन की कुछ इकाइयाँ हैं, इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये जो प्रश्न बनते हैं वो शब्द से प्रश्न बनते हैं कि इसका तात्पर्य क्या है। जैसे वहाँ दे देगा पातक, तो पातक से तात्पर्य क्या है, तो ऑप्शन में दे देगा भूमि मापन की इकाई, भवन निर्माण की कला, चित्र निर्माण की कला। तो वहाँ पर आपका जो जवाब होगा वो होगा भूमि मापन की इकाई। तो गुप्त काल में भूमि यानी ज़मीन को नापने की कुछ इकाइयाँ, उनके नाम है वो भी आपको याद रखना है। तो कौन कौन से हैं, निर्वर्तन है, पट्टिक हल है, पातक है, खरीवाप है, कुल्यवाप है, द्रोणवाप है, आड़वाप, खंडूक वाप और नालिक वाप। ये सारे के सारे भूमि मापन की इकाई रही है। और इसी के साथ हमारा जो
गुप्तकालीन विज्ञान का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। और न केवल गुप्तकालीन का जो विज्ञान का चैप्टर है, बल्कि हमारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट पॉइंट है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इससे पहले भी हमने हिस्ट्री के 2-4 जो पॉइंट है वो हम पढ़ ही चुके हैं। जैसे उसमें राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में जो सारे के सारे जो पॉइंट है वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो का फीडबैक देने के लिए कमेंट और लाइक अवश्य करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थियों को इसका लाभ मिल सके। और यदि आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस सटीक तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और परीक्षा तक इस चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा तक आपकी तैयारी करवाई जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए पुनः धन्यवाद।